नमस्कार सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम उपन्यास में मानस का हंस, राग दरबारी, तमस जो भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध उपन्यास है, इन सभी उपन्यासों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिनमें से एक प्रश्न तो आपके नेट के एग्ज़ाम में आना ही आना तय होता है। जितने भी उपन्यास दिए गए हैं आपके पाठ्यक्रम में 13 उपन्यास के लगे हुए हैं नेट के, उनमें से 3 उपन्यासों को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न हमारा जो 51 नंबर का इसमें दिख रहा है उसे शुरू करते हैं। सबसे पहले पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है कि तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में इनमें से क्या सहायक नहीं है। तो सब सारे जो है विकल्प देखने पे ये पता चलता है कि विकल्प जो है जैसे सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, वर्गीय पूर्वाग्रह, अतीत की गौरव गाथाएँ। तो सांप्रदायिक भावना के निर्माण में इनमें से क्या सहायक नहीं है, ये बताना है। तो ये जो आपका प्रश्न है इस तरह से, इसमें जो सही ऑप्शन है वो है बी, यानी विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास। क्या होता है जब सांप्रदायिक भावना जो होती है, यानी कि कई धर्म जब एक साथ निवास करते हैं तो उस एक साथ निवास करने में जो भावना एक साथ सबके अंदर विकसित होती है वो होती है धर्म की भावना, यानी सांप्रदायिकता की भावना। तो यहाँ पर विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, ये जो है इसके निर्माण में सहायक नहीं है, बल्कि सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, वर्गीय पूर्वाग्रह, अतीत की गौरव गाथाएँ, ये सभी जो है इसमें निर्माण में सहायक हैं। तमस में इस नीति का पर्दाफाश भी अत्यंत सहजता के साथ किया गया है। विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास इस भावना के निर्माण में सहायक नहीं होता है। सभी संप्रदाय अलग अलग स्थान पर वास करते हैं। यानी तमस उपन्यास की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर बात उपन्यास की नहीं, मतलब ऐसे ही नहीं हो रही, जनरल बात नहीं हो रही, बल्कि बात हो रही है तमस की। तो तमस में जो विभिन्न संप्रदाय हैं वो एक ही स्थान पर वास नहीं करते हैं, बल्कि सभी अलग अलग स्थान पर वास करते हैं। अगला प्रश्न है, अखबार पर किसी तरह की भी पाबंदी न हो, प्रजातंत्र की हत्या है, ये कथन किस उपन्यास का है। महाभोज, गोदान, परीक्षा गुरु और तमस, इनमें से किसका है। अखबार पर किसी तरह की पाबंदी न हो, प्रजातंत्र की हत्या है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, महाभोज। महाभोज उपन्यास जो पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और नेट के पाठ्यक्रम में ये कथन महाभोज उपन्यास का है। इस कथन में दा साहब को बढ़ावा मिल गया है, यानी कि दा साहब ने जो है बढ़ावा दिया कि अखबार पर किसी तरह की भी पाबंदी न हो, प्रजातंत्र की हत्या है एक तरह से ये। तो अखबार बंद हो जाने की भड़ास निकालने का मौका उनको मिल जाता है। दा साहब का ये कथन है और इस प्रकार से ये जो कथन है ये महाभोज का है। परीक्षा गुरु, अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास की कहानी किस पात्र के इर्द गिर्द घूमती है। मदन मोहन, बृजकिशोर, प्रियमवदा, चुन्नीलाल, इनमें से किसके इर्द गिर्द घूमती है। तो ये जो परीक्षा गुरु उपन्यास है इसकी कहानी ऑप्शन ए, मदन मोहन के इर्द गिर्द घूमती है। मदन मोहन जो है वो एक वैश्य परिवार में पैदा हुआ है और बचपन में उसे अच्छी शिक्षा और अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल पाया, जिस कारण वो युवावस्था में गलत संगति में पड़ जाता है और अपनी सारी दौलत खो बैठता है। और इसे ही कहानी का केंद्र बिंदु बना दिया गया है। मदन मोहन, बृजकिशोर भी इसी के पात्र हैं और मदन मोहन भी है। जितने भी पात्र ऊपर दिए गए थे सारे ही परीक्षा गुरु के हैं, लेकिन कहानी इर्द गिर्द घूमती है मदन मोहन की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परीक्षा गुरु उपन्यास में मदन मोहन का सच्चा मित्र है। बैजनाथ, बृजकिशोर, शंभू दयाल, चुन्नीलाल। शंभू नहीं बल्कि सिंभू दयाल है। तो ये कौन जो है इसमें इसका सच्चा मित्र है। तो ऑप्शन बी इसमें सही है, बृजकिशोर। ब्रिज ऐसे लिखा जाएगा। बृजकिशोर जो है वो मदन मोहन के सच्चे मित्र हैं। मदन मोहन जो है वो बृजकिशोर को अपने से दूर करके चुन्नीलाल, शंभू दयाल, बैजनाथ, पुरुषोत्तम दास
कि जो इस तरह के बहुत सारे खुशामद करने वाले दोस्त थे उनसे जो है अपना संपर्क बढ़ा लेते हैं, उनकी संगति में जाते हैं और अपना सारा धन जो है बर्बाद कर देते हैं, सारी संपत्ति बर्बाद कर देते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं और थोड़े समय के लिए कारावास की सज़ा भी इनको हो जाती है। इस कठिन स्थिति में भी उसका जो मित्र होता है बृजकिशोर, जो कि पेशे से एक वकील है, वो उसकी मदद करता है और उसकी खोई हुई संपत्ति भी उसे वापस दिलाता है। इतना ही नहीं, मदन मोहन को सही उपदेश देकर उसे अपनी गलतियों का एहसास भी कराता है। इस प्रकार से एक बहुत सफल उपन्यास है ये। अगला प्रश्न है, तुलसीदास से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इनके पिता आत्माराम थे, इनका बचपन का नाम राम बोला था, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? नीचे कूट दिया गया है, केवल एक सही है या केवल दो सही है या केवल एक और तीन सही है या उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसमें से सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी सही हैं, तीनों ही। पिता का नाम आत्माराम था, बचपन का नाम राम बेला नहीं राम बोला था, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। और रत्नावली जो है वो दीनबंधु पाठक की पुत्री थी और इनका जो है विवाह तुलसीदास के साथ होता है। तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला था। उनकी कर्म भूमि वाराणसी थी और प्रमुख रचनाएं जैसे रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका इनके द्वारा रची गई हैं। अगला प्रश्न है, मानस के हंस उपन्यास में किस संत के जीवन पर आधारित उपन्यास, यानी किस संत के जीवन पर आधारित ये उपन्यास लिखा गया है? ए तुलसीदास, बी कबीरदास, सी सूरदास, डी मीराबाई। ऑप्शन ए इसमें सही होगा तुलसीदास। आप जल्द से जल्द इसका रिवीजन कर सकें, इसलिए जल्दी जल्दी इसको पढ़ करके इनके सारे आंसर आपको फटाफट दिए जा रहे हैं। मानस के हंस, अगला प्रश्न है, मानस के हंस उपन्यास के पात्र से संबंधित कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखिए, राजा बाबा तुलसीदास से आयु में एक दिन छोटे, पंडित गणपति उपाध्याय बाबा के पुराने शिष्य 68-69 वर्षीय, रामू द्विवेदी काशी से आए हुए शिष्य बाबा के शिष्य, बकरीदी कक्का बाबा से आयु में 4 दिन बड़े, केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 3 और 4, इनमें से कोई नहीं। तो सारे ऑप्शन आप पढ़ करके इनके कूट को देखें और उसके बाद अपने पढ़े हुए के आधार पर इसका आंसर करें, नहीं तो सही आंसर तो आपको यहाँ बताया ही जाएगा। राजा बाबा तुलसीदास से आयु में एक दिन छोटे, ठीक है। तो ये कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो इनमें से कोई नहीं सुमेलित है, मतलब इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो सुमेलित ना हो। राजा बाबा जो थे वो तुलसीदास से आयु में एक दिन छोटे थे, सही है। पंडित गणपति उपाध्याय बाबा के पुराने शिष्य थे जो कि 78-69 वर्ष के लगभग थे। रामू द्विवेदी काशी से आए हुए शिष्य थे जो कि बाबा के शिष्य थे। बकरीदी कक्का बाबा से आयु में 4 दिन बड़े थे। ये सारे ही कथन सही हैं, सही सुमेलित हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो कथन है ये सभी सुमेलित है। मानस का हंस जो उपन्यास है ये अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध उपन्यास है। 1972 में ये प्रकाशित हुआ है, 1972 में। और ये रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर लिखा गया है। इस उपन्यास में तुलसीदास के एक सहज मानव रूप का चित्रण किया गया है और इसीलिए इनको मानस का हंस कहा गया है। क्लासिक का सम्मान पा चुका है ये उपन्यास, जो है उपन्यासों में क्लासिक का सम्मान पा चुका है और हिंदी साहित्य में अमूल्य निधि माना जाता है। इसके जो पात्र हैं उनकी चर्चा कर लें तो पात्रों में आते हैं बाबा तुलसीदास, राजा रजिया नाम से पुकारे जाने वाला एक पात्र है, बाबा से आयु में एक दिन छोटा है, राजा रजिया, ठीक है। और अगला है संत बेनी माधव जो कि सूकर खेत के निवासी शिष्य हैं, 50-55 वर्षीय हैं। और अगले पात्र हैं रामू द्विवेदी जो काशी से आए हुए शिष्य हैं, बाबा के शिष्य हैं, 31 वर्ष के हैं। और अगले हैं बकरीदी कक्का, बाबा से आयु में 4 दिन बड़े हैं। और अगले पात्र हैं पंडित गणपति उपाध्याय, बाबा के पुराने शिष्य हैं जो कि 78-69 वर्ष के लगभग हैं। और अगले पात्र हैं बूढ़ा रमजानी, बकरीदी दर्जी का छोटा बेटा, 61-62 वर्षीय है। अगले पात्र हैं शिवदीन दुबे, मनकू गांव के लोग। और अगला पात्र है हुलसिया, पंडाइन की मुँह बोली ननद, अतः सभी कथन इसमें सत्य हैं। तो इस प्रकार से आपने सभी पात्रों के नाम सुन लिए और अगले प्रश्न में हम फिर चलते हैं, देखते हैं क्या पूछा जाता है। मानस के हंस से ही अगला प्रश्न है, मानस के हंस उपन्यास में किसका वर्णन किया गया है? तुलसीदास के अंतर्द्वंद का, तत्कालीन समाज की मनःस्थिति का, रत्नावली के त्याग का। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कूट में दिया गया या 1 सही होगा या 2 सही होगा या 1 और 3 सही होगा या फिर कोई भी या सभी सही होंगे। इस प्रकार से पूछा गया तो इसमें कौन सा सही होगा?
तो उपरोक्त सभी सही हैं। इसमें तुलसीदास का अंतर्द्वंद भी चित्रित किया गया है, तत्कालीन समाज की मना स्थिति और रत्नावली के त्याग का भी इसमें चित्रण किया गया है मानस के हंस उपन्यास में। तो इस प्रकार से तुलसीदास को एक साधारण मनुष्य के रूप में इसमें चित्रित किया गया है। और साधारण मनुष्य के अंदर यानी कि अंतर्द्वंद तो होता ही है। उसकी पत्नी का त्याग हुआ रत्नावली का, तो रत्नावली ने भी तो त्याग किया, तभी तो वो दोबारा से तुलसीदास के पास नहीं आई अपना घर बसाने के लिए जिद करने। और उस समय के समाज की मना स्थिति का भी चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, मानस के हंस उपन्यास में रत्ना के चरित्र की विशेषता से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? पात्र है रत्ना, इनके चरित्र की विशेषता से संबंधित कथन बताना है। उसने ज्योतिष विद्या का गहन अध्ययन किया था, वह वाक्पटु थी, वह पतिव्रता नारी थी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मानस का हंस जो है ये जो उपन्यास है इसमें एक पात्र है, स्त्री पात्र बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें सही ऑप्शन जो होगा आपका वो होगा सी, यानी कि केवल 1 और 3, यानी कि पहला सही होगा। उसने ज्योतिष विद्या का गहन अध्ययन किया था और पतिव्रता नारी थी। वाक्पटु नहीं थी, वो तार्किक है, स्वाभिमानी है और ज्योतिष विद्या में निपुण है, पतिव्रता नारी भी है, साथ साथ वाक्पटु भी थी। लेकिन जो है इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सी। अगला प्रश्न है, उपन्यास में तुलसी के जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो जीवन चरित प्रस्तुत हुआ है वो इतना सजीव, तर्कसंगत और सुसंबद्ध है कि कदाचित ऐतिहासिक तथ्य न होते हुए भी वह पूर्णतः यथार्थ बन गया है। ये कथन किसका है? ऑप्शन आपके सामने हैं, इनको जल्दी से गेस करके आप टाइप करें या अपने पास कॉपी पर नोट डाउन करें। ऑप्शन है गोपाल राय, नामवर सिंह, अमृतलाल नागर, भीष्म साहनी। कथन एक बार फिर देख लीजिए हल्का हल्का सा। तुलसी के जन्म से लेकर मृत्यु तक जो जीवन चरित प्रस्तुत हुआ है उस सजीव, तर्क संगत और सुसंबद्ध है और ऐतिहासिक तथ्य न होते हुए भी पूर्णतः यथार्थ बन गया। ये कथन इस उपन्यास के बारे में किसने कहा है? तो ये कहा है ए ऑप्शन गोपाल राय ने। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर ने मानस के हंस उपन्यास को किस शैली में लिखा है? कथात्मक शैली, लखनवी शैली, आत्मकथात्मक शैली, पूर्ववृत्ति डायरी शैली। इसमें से कौन सी शैली में ये लिखा गया है? तो ये लिखा गया है लखनवी शैली, बी ऑप्शन। लखनवी शैली यानी कि इसकी एक विशेषता है कि कहानी बिना घटना और पात्रों के भी लिखी जा सकती है। हालांकि इसका प्रभाव क्षणिक या प्रभावहीन होता है, यानी कि उस समय वो मौजूद नहीं थे जब उन्होंने लिखा, अमृतलाल नागर ने तुलसीदास के समय में, लेकिन भाषा सहज और सरल थी और मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया गया है और घटना उस समय की नहीं थी, लेकिन उस समय के पात्रों के बिना भी ये घटना लिखी गई है, इसलिए इसको लखनवी अंदाज में कहा गया है। अगला प्रश्न है, मानस के हंस का अर्थ है मन से अलौकिक संपन्न मनुष्य, वह मनुष्य जो हंस के समान हो, वह मनुष्य जो वैरागी हो, गृह त्यागी मनुष्य। मानस का हंस का अर्थ क्या है ये पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, मन से अलौकिक संपन्न मनुष्य, मन से उत्पन्न संकल्प। हाँ, तो हंस का अर्थ अलौकिक मनुष्य या शुद्ध आत्मा, अर्थात मन से अलौकिक गुणों से संपन्न मनुष्य को मानस का हंस कहते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के शिष्य थे गणपति उपाध्याय, रामू द्विवेदी, मुक्तानंद महंत जी, रामदत्त सुदर्शन जी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो तुलसीदास के शिष्य हैं वो कौन है? वो है ऑप्शन ए गणपति उपाध्याय, रामू द्विवेदी। रामू द्विवेदी यहाँ पर लिखा हुआ है, इनका नाम रामू बकरीदी भी मिलता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। रामू बकरीदी थे जबकि गुरु आचार्य रामानंद थे। तो इस प्रकार से गणपति उपाध्याय और रामू बकरीदी इसमें तुलसीदास के शिष्य थे। अगला है, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। उपरोक्त कथन किस उपन्यास से उद्धृत है? ऑप्शन है गोदान, मैलांचल, बाणभट्ट की आत्मकथा और तमस। सही ऑप्शन इसमें होगा सी, बाणभट्ट की आत्मकथा। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास के वे पात्र जो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, देवदत्त और मीरदाद, हरनाम सिंह, मुराद अली, रिचर्ड बख्शी जी, इनमें से कोई नहीं। तो ये पात्र कौन से हैं जो कि तमस उपन्यास के हैं और कम्युनिस्ट विचारधारा के थे? तो ये पात्र हैं देवदत्त और मीरदाद।
ये कम्युनिस्ट हैं और जमातों में अजनबी बना दिए गए हैं। मीरदाद जब मुसलमानों को समझाने की कोशिश करते हैं तब हिंदू मुसलमान सिख सब मिल जाते हैं, उनमें इत्तेहाद हो जाता है, तो अंग्रेज़ों की हालत कमज़ोर पड़ जाती है। अगला प्रश्न है राग दरबारी से। राग दरबारी उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं बद्री, रुपन बाबू, बैद जी, रंगनाथ। तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है? आप ऑप्शन देखते रहिएगा। फिलहाल हम सही ले लेते हैं। जो बद्री हैं, रुपन बाबू, बैद जी और रंगनाथ, इसमें जो हैं वो प्रमुख पात्र हैं राग दरबारी के। और इसके अलावा इसमें जोगनाथ, प्रिंसिपल साहब, सनीचर, ये सब आदि प्रमुख जो हैं वो प्रमुख पात्र हैं। अगले प्रश्न है राग दरबारी में किन क्षेत्रों का वर्णन किया गया है? शिक्षा की दुर्गति का, न्याय की स्थिति का, बेशर्मी के साथ बेईमानी का, उपरोक्त सभी का। तो राग दरबारी में किस प्रकार की स्थिति का? तो उपरोक्त सभी प्रकार के क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। शिक्षा की दुर्गति को भी दिखाया गया है, न्याय की स्थिति को दिखाया गया है, बेशर्मी के साथ बेईमानी को भी दिखाया गया है। रंगनाथ की आंखों के माध्यम से गांवों में दयनीय स्थिति को दिखलाया। देश की शिक्षा व्यवस्था की दुर्गति का चित्रण भी हुआ है, न्याय की स्थिति का भी चित्रण हुआ है और बहुत बेशर्मी के साथ बेईमानी का भी चित्रण किया गया है। जमींदारी प्रथा के प्रभाव की कमी है, राजनीति में भ्रष्टाचार का चित्रण भी किया गया है। राग दरबारी उपन्यास में जो प्रमुख पात्र है वो है रंगनाथ और उसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी गढ़ी गई है और उसी को केंद्र बिंदु बना करके ये सारे पॉइंट जो हैं उसमें दिखाए गए हैं। अगला प्रश्न है धरती धन अपना उपन्यास का दूसरा भाग किस नाम से प्रकाशित हुआ? बीच की दीवार, नरकुंड में वास, लाट की वापसी, जमीन तो अपनी थी। ये धरती धन अपना उपन्यास का दूसरा भाग किस नाम से प्रकाशित हुआ? धरती धन अपना जो है जगदीश चंद्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है जो कि 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। और इसका जो पहला भाग है ये 1972 में धरती धन अपना के नाम से प्रकाशित हुआ था और दूसरा भाग इसका जो है तीन भागों में प्रकाशित हुआ है। तो नरक कुंड में वास ये जो है 1994 में प्रकाशित हुआ है और एक जमीन अपनी तो थी ये 2001 में प्रकाशित हुआ है। इसे उपन्यास त्रयी की रचना भी कहा जाता है और ये तीनों भाग इसके प्रकाशित हुए हैं जो कि जगदीश चंद्र के वो हैं उपन्यास। नरक कुंड में वास ये जो है उपन्यास 1994 में प्रकाशित हुआ है। तो इस प्रकार से ये दूसरा इसका भाग है धरती धन अपना का। धरती धन अपना जो है ये एक दलित उपन्यास के अंतर्गत आता है। इसमें समाज का जो उत्पीड़ित वर्ग है, दलित है, मजदूर है। उपन्यास का जो पहला भाग है वो है धरती धन अपना, दूसरा भाग जो है वो है नरक कुंड में वास और भूमिहीन और दलित मजदूर की समाज में क्या स्थिति है इसको उसमें दर्शाया गया है। और अंतिम भाग है तीसरा और अंतिम, जमीन अपनी तो थी। आज़ादी के बाद के पंजाब प्रांत के ग्रामीण जीवन का चित्रण किया गया है इसमें। इसके लिए रचनाकार ने पंजाब के एक गाँव के सामाजिक संबंधों जो मूलतः कृषि पर आधारित है को अपने उपन्यास का केंद्र बनाया है। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा, इसके तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। अगला प्रश्न आप बहुत ज़्यादा धुंधला दिख रहा है, इसको मैं नहीं लूँगी। अगला प्रश्न मैं लेती हूँ यहाँ से राग दरबारी से। राग दरबारी उपन्यास के प्रमुख पात्र जिसके इर्द गिर्द पूरी कथा घूमती है वो कौन सा पात्र है? वो है रंगनाथ, ऑप्शन ए रंगनाथ। उपन्यास राग दरबारी में किस गांव की स्थिति का वर्णन किया गया है? बेलारी, शिवपालगंज, मेरीगंज, लमही। तो इसमें से किस गांव का वर्णन किया गया है? तो ये गांव है शिवपालगंज, बी ऑप्शन शिवपालगंज। और इसका प्रकाशन जो हुआ था वो हुआ था 1968 में। इस प्रकाशन वर्ष को भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है और हो सके तो याद कर लीजिए बाकायदा नोट करके। जितने भी उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं उनको क्रम से घटते से बढ़ते क्रम में याद कर लीजिए। और इसके अलावा इसमें जो मुख्य बात है गांव की स्थिति का वर्णन हो गया। शिवपालगंज को कहीं अलग से खोजे जाने की ज़रूरत नहीं है। गाँव की राजनीति के 2 मुख्य ध्रुव हैं जिसमें वैद्य जी और रामाधीन भीखम खेड़वी। वैद्य जी अपरोक्ष रूप से गांव का कॉलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते हैं और इस बार प्रधान पद भी वैद्य जी के गुट में आ गया था। रामाधीन के पास अवैध धंधों का एकाधिकार था। इस प्रकार से कहानी इसमें बटी हुई है। अगला प्रश्न है उपन्यास की वह शैली जिसमें थोड़े में बहुत कहने का प्रयत्न किया जाता है वो है वर्णात्मक शैली, व्यास शैली, समाज शैली, पत्र शैली। तो ये जो शैली है वो है सी समाज शैली। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से किस शैली को समाज शैली के विपरीत माना जाता है? विश्लेषणात्मक, व्यास, प्रश्न, व्यंग्य। तो ये जो शैली है समास का उल्टा होता है व्यास, यानी व्यास शैली में बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से वर्णन होता है, तो ये शैली इसमें है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? मैला आंचल, राग दरबारी। तो जैसे ही मैला आंचल आपको दिखेगा, आप सबसे पहले यही ऑप्शन टिक करिएगा। मैला आंचल के साथ राग दरबारी दोनों आंचलिक उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी उपन्यास में किन शैलियों का प्रयोग किया है? श्रीलाल शुक्ल ने, तो इसमें इन्होंने प्रयोग किया है डी, यानी कि संवाद शैली को प्रयोग किया है, पत्र शैली का किया है और प्रश्न शैली का किया। ज़्यादा समय आपका ना लगे इसलिए मैं शॉर्ट में इसको बताते चलती हूँ। संवाद शैली है, पत्र शैली है और प्रश्न शैली है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद कृत गोदान में चर्चित समस्याओं का चित्रण किया गया है। तलाक की समस्या, औद्योगिक समस्या, ग्रामीण और नगरीय जीवन विषमता। इस प्रकार से सही उत्तर यहाँ पर लेंगे सीधे हम। डी ऑप्शन यहाँ पर है, उपरोक्त सभी, यानी कि जितनी भी हैं ये सभी सही हैं। तलाक की समस्या, औद्योगिक समस्या, ग्रामीण और नगरीय जीवन विषमता। अगला प्रश्न है, तमस्से वह उपन्यास जो विभाजन के परिणाम स्वरूप हिंदू और सिख परिवारों की दुर्दशा का चित्रण करता है। तो ये है तमस, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तमस का अर्थ है अंधकार, प्रकाश, तमन्ना, त्रासदी। इनमें से कौन सा अर्थ होगा तमस का? तो ये बताना है, ये है तमस का अर्थ है अंधकार। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास में दंगे पर काबू पाने के लिए किन दो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से सहायता लेने का जिक्र किया गया है? पंडित नेहरू, बालदेव सिंह, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद। तो तमस में उपन्यास जो तमस उपन्यास में दंगे पर काबू पाने के लिए दो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से सहायता लेने का जिक्र किया गया है। ये कौन है? तो ये है पंडित नेहरू और बालदेव सिंह। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास में दंगे पर नियंत्रण के लिए बख्शी जी ने कमिश्नर को क्या सुझाव नहीं दिया था? शहर में कर्फ्यू लगाया जाए, पुलिस की चौकियां बैठाई जाएं, शहर के ऊपर हवाई जहाज उड़ाया जाए, मिलिट्री शासन लगाया जाए। कौन सी उन्होंने नहीं दी थी? तो ये उन्होंने नहीं दिया था सी ऑप्शन, कि शहर के ऊपर हवाई जहाज उड़ाया जाए। उन्होंने कहा था कि शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाए, पुलिस की चौकियाँ बैठाई जाए, मिलिट्री शासन लगा दिया जाए। अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी के उपन्यास तमस के आधार पर ये बतलाएं कि शहर के आर्य समाज के प्रधान का क्या नाम था? रामनारायण, धर्मनारायण, लक्ष्मी नारायण या शिव नारायण? तो जो नाम था इसमें वो ऑप्शन है सी, लक्ष्मी नारायण। शहर की हिफाजत का सवाल राजनीतिक सवाल नहीं है, ये राजनीतिक पार्टियों पर सवाल है। शहर के सभी लोगों का, नागरिकों का सवाल है। तमस उपन्यास में ये कथन किसका है? तो ये कथन है बी ऑप्शन, हर्बर्ट का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास की विशेषताएं हैं? उपन्यास कई मार्मिक व अनछुए पहलुओं को उजागर करने में सक्षम रहा है। उपन्यास में दंगों के समय अंग्रेज अफसर रिचर्ड द्वारा बरती गई उदासीनता के माध्यम से दिखाया गया है। भीष्म साहनी उद्घाटित करते हैं कि धर्मांधता और कट्टरता पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होती है। तो इसके लिए कूट दिए गए हैं, कूट के आधार पर आपको आंसर करना है। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी। जल्दी से ले लेते हैं, और उपरोक्त सभी ये सभी जो है पहलू इसमें दिए गए हैं, हर प्रकार से ये सही हैं, इनको हम सीधे यहाँ पर ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, उपन्यास तमस में भारतीय लोकतंत्र की किन कमियों को रिचर्ड ने अपनी पत्नी लीजा को बतलाया है? अगर प्रजा आपस में लड़े जो शासक को किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। जातिवाद भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। अशिक्षा भारतीय को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। भारतीय धर्म के मामले में पुरानी पीढ़ी की सोच रखते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो मतलब कि जो रिचर्ड हैं उन्होंने अपनी पत्नी लीजा को भारत के बारे में ये बातें बताई हैं। तो क्या बताया है? उन्होंने बताया ए, अगर प्रजा आपस में लड़े तो शासक को किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास में बौद्ध राज से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? वो आर्य समाज के युवकों का नायक था, वो आर्य समाज का प्रधान था। तो इसमें कैसे क्या सही होगा? तो वह आर्य समाज, बौद्ध राज से संबंधित कथन है यहाँ पर, बौद्ध राज तमस में। तो बौद्ध राज से संबंधित कथन सत्य है, वो आर्य समाज के युवकों का नायक था, ये सही है, और वो आर्य समाज का प्रधान था।
तो आर्य समाज का प्रधान वो नहीं था, बल्कि लक्ष्मी नारायण थे इसके प्रधान। तो यहाँ पर केवल एक कथन सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास को कब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया 1973 में, 1974, 1975, 1976 में। तो कब दिया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार तमस को दिया गया 1975 में। इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो है 1973, और उसके 2 वर्ष बाद इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा। ऐसे ही बाकी सारे उपन्यास जो बचे हुए हैं इनको भी हम एक साथ रिवाइज करने के लिए वीडियो लेकर के आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर ज़रूर करें, और क्वेश्चन कितने हुए हैं आपके इसके लिए कमेंट ज़रूर करें। साथ ही बाकी उपन्यासों की जो है क्वेश्चन करने के लिए आप ज़रूर जुड़ें हमारे चैनल से। बाकी अगर टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप PDF भी अगर डिमांड करते हैं तो पा जाएंगे। ठीक है, ओके, सभी को गुड नाइट, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।